thereto are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल। धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लेके आई है, माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेशन का बिजनेस बहुत सीरियस बिजनेस है। अगर कोई क्वेश्चन आवर, कोई जीरो आवर्स उधर में कुछ बात हो गई, उसकी आयु अल्पजीवी होती है, पर कानून बनता है उसकी फार फैच इफेक्ट होती है, लंबे समय तक उसकी असर रहती है। और इसीलिए कानून का कोई भी काम लेके सरकार आए तो उसे सीरियसनेस दिखानी चाहिए। सर, आज हमारी परंपराओं के हिसाब से लिस्ट ऑफ बिजनेस आता है, उसमें कुछ संशोधन होता है, रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस आता है। कहीं पर यह बिल नहीं था साहब। सप्लीमेंट्री बिजनेस 11 बजे आता है। क्या हड़बड़ी थी भाई आपको इसकी इतनी? ये मेंबर्स के भी अधिकार है और इस चेयर की ये फर्ज है कि मेंबर के अधिकारों को प्रोटेक्ट करें। सर, क्या 11 बजे आप कहोगे कि इस बिल पे डिस्कशन होगा और मेंबर्स सारा काम छोड़ के इसके ऊपर लगे? मैं सरकार को आपके जरिए अनुरोध करना चाहता हूं कि लेजिस्लेशन के बिजनेस में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मेंबर्स को उतना पूरा अधिकार है और इसलिए लेजिस्लेशन के बिजनेस में सरकार सीरियस बने। सर, हम वक्त के साथ बदलाव की कांग्रेस कभी विरोधी नहीं रही, पर हमने हर वक्त ये कोशिश की कि सबसे पहले प्रॉफिट नहीं, जनता का प्रोटेक्शन देखा है। और प्रॉफिट ओरिएंटेड काम नहीं, सर्विस ओरिएंटेड काम कैसे हो, वो हर वक्त कांग्रेस पार्टी ने देखा है। और एलआईसी इसका सबसे बड़ा नमूना है सर, कि एलआईसी बनने के बाद वो प्रोटेक्शन और सर्विस ओरिएंटेड मुनाफा कमाने वाला कॉरपोरेशन नहीं, पर लोगों की चिंता करने वाला कॉरपोरेशन बना। सर, हमने भी कोशिश की थी, हमारी सरकार थी, पर एक मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री थे, यूपीए का नेतृत्व सोनिया गांधी जी के पास था और उस यूपीए में एक चिंता थी कि लोगों के लिए और क्या बदलाव करें, पर साथ ही साथ हमने एक कोशिश की थी कि उसके ऊपर कंट्रोल रहे। अगर एफडीआई आती है तो एलआईसी को मार ना दे, अगर एफडीआई आती है तो सिर्फ मुनाफा कमाने वाली संस्था ना बन जाए। और 100% एफडीआई के हम विरोधी रहे। हमने कहा कि 26% से 49%, पूरा 50 भी नहीं, 49 करना है। सर, आज हम यहां बैठ के लोकतांत्रिक परंपरा की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा इतिहास देखिए सर, उस वक्त यूपीए के पास बहुमत था। हम चाहते 49% एफडीआई का बिल आप चिल्लाते रहो और बहुमत से पास कर दो, वो एटीट्यूड यूपीए गवर्नमेंट ने नहीं रखा। हमने ऑपोजिशन के साथ संवाद किया, संघर्ष नहीं किया। और ये संवाद करते हुए जब ऑपोजिशन में उस वक्त पे सुषमा स्वराज जी थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, और इस हाउस में राज्यसभा में अरुण जेटली जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। दोनों ने सरकार को कहा कि आप इसको पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजो। और उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेता यशवंत सिन्हा जी थे। उनके पास बिल भेजा, हमने बहुमत के जोर पे उसको पास नहीं किया। मैं आज आपके जरिए वित्त मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि कहां गया आपका वो स्टैंड? उस वक्त सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का स्टैंड था कि ये
राष्ट्र विरोधी लोगों को ताकत देने वाला है। जब हम FDI 49% करना चाहते थे, 100% नहीं, तब आपका स्टैंड ये था कि राष्ट्र विरोधियों को ताकत देगा। आज आपका स्टैंड बदल गया, 49 नहीं 100% आप कर रहे हो। आपका 2014 का बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देख लो। आपके अपने मैनिफेस्टो में आपने क्या कहा था कि हम FDI को इंश्योरेंस सेक्टर में लाने नहीं देंगे। ये आपका मैनिफेस्टो था। तो क्या आप चुनाव के वक्त सिर्फ जुमले देते हो और चुनाव के बाद कुछ और करते हो? ये इसका सबसे बड़ा नमूना है। मैं महोदय ये कहना चाहता हूं कि ये सत्ता पक्ष जिस विचारधारा से जुड़ी है, इनकी विचारधारा का जो स्रोत है वो संस्था RSS के साथ जुड़ी स्वदेशी जागरण मंच, और उन्होंने अभियान चलाया। माननीय उपसभापति महोदय, ये भी हुआ कि इनके साथ कुछ और संगठन जुड़े हुए हैं, जो भारतीय मजदूर संघ है, BMS, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स, ये दोनों RSS के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों ने विरोध किया है। हालांकि आज तो देश में माहौल ये है कि लोग रोड पे, हम तो आते हैं तो हम जेल जाते हैं, लड़ते हैं फिर भी, पर ये तो शायद इतने डर गए हैं कि रोड पे आके आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं सर, कि हमने ये कहा था और हम ये नहीं कर सकते हैं। वो भी ये नहीं कर पाते हैं। इस तरह का तंत्र आज के दिनों में बना हुआ है, वरना वो तो RSS है। पता नहीं क्या मजबूरी है कि स्वदेशी जागरण मंच आज चुप है। मैं महोदय आपके जरिए एक और बात रखना चाहता हूं। ये मैंने आपको इतिहास बताया, और इतिहास को ख्याल में रखते हुए जब यशवंत सिन्हा जी के अध्यक्षता में बनी हुई आपके ही नेता की स्टैंडिंग कमेटी ने मना किया कि मत करो। आपके दो बड़े नेता सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का स्टैंड था कि राष्ट्र विरोधी लोगों को ताकत देगा, तो इसको जल्दबाजी में मत कीजिए, इसको सिलेक्ट कमेटी में आप भेज दीजिए और इसका गहन अध्ययन होना बहुत जरूरी है। सर, मैं एक और बात करना चाहता हूं। लेजिस्लेशन का बिजनेस है सर, हम संविधान से ऊपर नहीं है। हम इसलिए संविधान की बात करके लड़ते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे देश की इज्जत बनी है तो हमारे संविधान की वजह से बनी है। और हमारे वहां हमारे संविधान के अंदर क्या लेजिस्लेशन का लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 348, सर आर्टिकल 348 ने क्लियर अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द बिल। अभी उपसभापति महोदय यहां बैठे थे, उनको भी बिल का नाम लेते हुए दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये ना इंग्लिश में है ना हिंदी में है। मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज इन लेजिस्लेशन बिजनेस इज नॉट परमिटेड एट ऑल। ये कोई भाषा के साथ खिलवाड़ आप लेजिस्लेशन के बिजनेस में नहीं कर सकते। हाँ, आप योजना बनाओ, हम भी बनाते थे, हमारी सरकार थी। योजना के नाम आप दीजिए, आपको जो मन में आता है आप करिए। आप और भी काम कर रहे हो, रोज नाम बदलते हो, नाम बड़े काम खोटे होते रहते, हम उससे कोई लेना देना नहीं, पर लेजिस्लेशन के बिजनेस में कम से कम ये नहीं होना चाहिए। सर, मैं हमारे लिए पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, कॉल एंड शब्दर, वो एक हमारे लिए गीता है। हमारी संसदीय परंपराएं कॉल एंड शब्दर की पुस्तक में लिखी हुई बातें हमारे लिए अहम है। सर, पेज नंबर 587
क्या हो गया वित्त मंत्री जी, बैठती आप तो अच्छा लगता और भी। ये पेज नंबर 587 कॉल एंड शक्दर के बुक पे, सर आई विल कोट, every bill has a little subtlety describing the nature of the proposed measures. Care is taken to see that the little is sufficiently wide and to cover all the provisions of the bill, and that is not the vague, for otherwise it may invite amendments outside the scope of the proposed measure. सर एक कॉल एंड शक्दर में कहा है कि बिल का नाम कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बिल की भावनाओं को ठीक से बयां कर दे, उस तरह का होना चाहिए। आप इंग्लिश और हिंदी, हमारे वहां सर, मैं ये भी कहूंगा कि हमने हिंदी भाषा को प्रमोट करने की भी जरूर बात की है। हमारे पास इसके लिए पूरा हिंदी लैंग्वेज का बना हुआ कानून भी है, और कानून के अंदर भी ये कहा है, उसी एक्ट के अंदर, कि जब आप लेजिस्लेशन का बिजनेस करो तो वो इंग्लिश में हो, ट्रांसलेशन हिंदी में हो। आप ये कहां से है? मैंने तो गुजराती मीडियम पास आउट हूं, यूके इंग्लिश सुना, यूएसए इंग्लिश सुना, ये क्या प्रधानमंत्री इंग्लिश, मोदी इंग्लिश है जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है सर। इस तरह की आप योजनाओं का नाम दीजिए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, पर बिल में तो, क्योंकि जब यही आपके बिल, हाँ इंग्लिश, सो सर दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये LIC वो लोगों के लिए वो एक बहुत ही अहम डिसीजन लिया गया, और उसी के चलते हमारे देश में सर्विस ओरिएंटेड पब्लिक सेक्टर्स बने, और उसी को चलते लाइफ इंश्योरेंस जब बना तो उसके बाद गांव में आज भी देखो आप किस तरह का अच्छा काम हुआ। आप कोई भी पब्लिक सेक्टर को देखोगे तो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकता है, वो सर्विस ओरिएंटेड हो सकता है। अगर उस वक्त पे सरकार टेलीकम्युनिकेशन को हाथ में नहीं लेती तो एक छोटे से गांव के अंदर एक टेलीफोन लाइन किसी को चाहिए, क्या वो जा सकती थी वहां टेलीफोन लाइन? अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नहीं बनाता स्टेट, तो एक गांव जहां से सिर्फ 2 पैसेंजर मिलते हैं, क्या वहां पे बस जाएगी? वो नहीं जाएगी। साहब, हमारी एयर इंडिया आपने खत्म कर दी, बेच दी, और हुआ क्या? मोनोपोलाइज जब होता है क्या हालत होता है? क्या आज आप किसी प्राइवेट इंडिगो को, स्पाइस जेट को, या अभी प्राइवेट एयर इंडिया को कह पाओगे कि जाओ, वो छोटा सा एयरपोर्ट है, वहां पे और सुविधा नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां से तुम्हें मुनाफा हो या ना हो, तुम्हारी एयरलाइन चलनी चाहिए? आप नहीं कह सकते हो। अगर आपकी होती आप चला सकते थे, क्योंकि आपका काम प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, आपका काम सर्विस ओरिएंटेड है, लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए। सर, 100% FDI आप लाओगे, अब कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। जो विदेशी लोग हैं उनको हमारे देश के लोगों को अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड देना होगा। और आज जिस तरह से डिजिटलाइज फ्रॉड हो रहे हैं, क्या आप
ये करना चाहोगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे देश का अर्थतंत्र हमारे देश के हाथों में रहना चाहिए। ये सरकार उसे उल्टा कर रही है, हमारे देश का अर्थतंत्र विदेशियों के हाथ देना चाहती है। इसका मैं विरोध करना चाहता हूं। मैं इंश्योरेंस रेगुलेशन अथॉरिटी वो तय करेगी LIC एजेंट के कमीशन को। ये अधिकार पार्लियामेंट हमारा सबका है, वो आप उस रेगुलेशन अथॉरिटी को दे रहे हो। LIC एजेंट रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है LIC का। आपने इसके ऊपर कटौती करते करते क्या हालत की। और कल 100% FDI आएगा, जिसके पास पूरा डाटा है LIC का। क्या होगा LIC का? इस सुरक्षा नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है और इसका नुकसान होगा। बड़े दावे होते हैं किसानों का भला हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरा ही सवाल था इस हाउस में, जो प्राइवेट लोगों ने किसानों से प्रीमियम लिया और सामने क्या दिया, तो सामने देने वाली अमाउंट बिल्कुल नहीं के बराबर थी और मुनाफा कमाया था। मेरे गुजरात में सर, जहां से महात्मा गांधी जी आए, वो गुजरात जहां से आज के प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं, वहां प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना नहीं चलती है। आप इंश्योरेंस FDI 100% करना चाहते हो, गुजरात में अगस्त 2016 से बीमा फसल, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना नहीं है। सर वहां पे प्राइवेट सेक्टर ने जब दिया था, हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि किसान को नुकसान हुआ है और आप उसको कंपनसेशन नहीं दे रहे हो। हाई कोर्ट में किसानों को लड़ना पड़ा और मिला। अभी नेचुरल कैलेमिटी आई, किसान बर्बाद हुए, और हमारे वहां कोई स्कीम नहीं थी। अगर आप 100% FDI की बात करते हो तो ये कहां से हुआ? जो मेरी बात LIC को बचाने की है वो इसीलिए है। सर आप LIC के कमजोर करने के हजार तरीके करते रहते हो। एक मुड़ीपति को LIC के पैसे आपने दे दिए क्योंकि वो आपके करीबी है। सर ये नहीं होना चाहिए, आपके लिए इस तरह की चीजें नहीं होनी। सर इस देश जब आजाद हुआ, देश में सुई नहीं बनती थी सर। देश में बाहर से PL 480 गेहूं लाने पड़ते थे, पर आने वाली सरकार ने अंग्रेजों को सिर्फ गाली देने का काम नहीं किया कि मित्रों क्या करें, अंग्रेजों ने खड्डे खोड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने काम किया, जहां सुई नहीं बनती थी हवाई जहाज बनने लगे, जहां पे बाहर से गेहूं लाना पड़ता था वहां दान के भंडार बना दिए। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, काम करके दिया। सर दूसरे को गाली, अभी इतने साल के बाद भी कांग्रेस को गाली दोगे? आप ही नहीं करोगे कुछ, कहां जाएंगे? सर 1956 नेशनलाइज किया लाइफ इंश्योरेंस का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उसके बाद हर गांव में LIC पहुंची, लोगों को सुरक्षा मिली। 1972 इंदिरा जी ने जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन किया। सर आप देखिए तो सही, वो सरकार कदम किसके लिए उठाती थी? वो एक वक्त था कि बैंक के दरवाजे पास अगर कोई चप्पल पहना हुआ है, फटे कपड़े वाला दिखता था तो शक की निगाहों से दिखा जाता था और उसको पकड़ के सिक्योरिटी ले जाती थी। वहां बैंकों का नेशनलाइजेशन करके बैंकों के दरवाजे आम हिंदुस्तानी गरीब किसान के लिए खोल दिए, वो काम किया है। सर आप उल्टा कर रहे हो उससे। आप 100% FDI लाके जो नेशनलाइज की हुई लाइफ इंश्योरेंस, नेशनलाइज किया हुआ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, इनको आप खत्म कर दो, और इससे हो सकता है
कि आपकी एफडीआई से, माने बिल का जो हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला नाम है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि एफडीआई सबका बीमा और एफडीआई सबकी सुरक्षा। तो क्या एफडीआई ही रक्षा करेगी? आप क्या करोगे? अरे आप स्ट्रेंथन करो अपने उन पब्लिक सेक्टर्स को जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, जो सर्विस ओरिएंटेड है, उनको स्ट्रेंथन करिए आप, तब हम कहेंगे कि आप एक सही काम कर रहे हो। सर, मैं हमारे वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप 100% एफडीआई लेके जब आ रहे हो और आप बार बार कहते हो इससे लोगों का कल्याण हो जाएगा, पता नहीं ये सरकार 10, 15, 20 साल के बाद का ख्वाब आज दिखाती है। उसी में कहते कि 48 में सबका बीमा हो जाएगा। तो भाई आज ही सब जोखिम में जी रहे हैं, आप चिंता करो उसकी कि आज तो लोकतंत्र का बीमा लेने की जरूरत, संविधान का बीमा लेने की ये नौबत के बीच में हम सब जी रहे हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बीआईडी मॉडल करिए जो महाराष्ट्र ने करके दिया था, कि जो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेती है सर और रिटर्न देती है, उसका मुनाफा का अपर कैप, इससे ज्यादा मुनाफा होगा तो वो पैसा वो कंपनी नहीं ले पाएगी। वो उनको जिसने प्रीमियम भरा है उसको रिबेट भी मिलेगा और बाकी सरकार में पैसे आएंगे। तो अपर कैप आप बना दीजिए कि मुनाफे की 100% एफडीआई की जल्दबाजी मत कीजिए, इसमें एक क्लॉज डालिए। सर, आप बात करते हो कभी कभी बहुत बहुत जोरों से बात करते हैं और कहते हैं कि हमने लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इतना बढ़िया कर दिया है और अब उन्हीं की वजह से देश में सब सलामत हो गया है। देखा है आपने, वो 5 लाख का आपका कार्ड है, आज कोई कैंसर का पेशेंट जाता है उसका एक इंजेक्शन 2 लाख का आता है और 17-21 इंजेक्शन उसे लिखे जाते हैं। आपका वो आरोग्य, पता नहीं क्या नाम है उसका, बड़े नाम देने में तो आप बड़े माहिर हो, आयुष्मान भारत। और हमारे अहमदाबाद की उस ख्याति हॉस्पिटल में आयुष्मान ने लोगों के आयुष्य खत्म कर दिए। आयुष्मान कार्ड है तो ले आओ, हार्ट में स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसको सुला दिया और एक साथ कई लोग आयुष्मान के चलते आयुष्मान नहीं रहे और आयुष्य उनका चला गया। क्या नीति आयोग को भी आप नहीं मानोगे? नीति आयोग ने, आज आप एक बार कह रहे हो कि आयुष्मान से सब सलामत है, नीति आयोग कहता है 48 to 50% आज लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं, आपका आयुष्मान नहीं। और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये नीति आयोग का कहना है। सर, मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से कहूंगा, 1 मिनट है, जल्दबाजी मत करें, आप इसको सिलेक्ट कमेटी को ये बिल भेजिए। ऐसा मत सोचिए कि आपके पहले जो आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता रहे, आप ये अभी ये साबित कर रहे हो कि अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी बिल्कुल गलत थे। यशवंत सिन्हा जी जिन्होंने कमेटी हेड की वो बिल्कुल गलत थे। वो 49 पे मना कर रहे तो हम तो कहते कि 100% हम लाएंगे एफडीआई। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात के विरोधी थे। तो क्या आप कौन से आप जहां से आपके विचार निकलते हैं ऐसा माना जाता है, वो आरएसएस भी इसके खिलाफ है, उसकी भगिनी संस्थाएं विरोध कर रही है। तो मैं वित्त मंत्री जी से इस बिल का विरोध करते हुए यही अनुरोध करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में सौंपा जाए, इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए और कोई ना कोई कंट्रोल के बिना सिर्फ दो चार सीईओ या मैनेजर रखने से आप ये मत मानो कि आपका कंट्रोल रहेगा। 100% एफडीआई लाने के बाद इस देश के इस क्षेत्र को आप विदेशियों के हाथ सौंप रहे हो, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। थैंक यू सर। माननीय अरुण सिंह जी। उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधान सेवक
और जिनके नेतृत्व में गरीबों का, शोषित वंचितों का हर दृष्टि से